अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद अजीज़ और प्रोग्राम है फॉरेन पॉलिसी विद रियाद अजीज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जिस नहज पर हैं आज, जो पाकिस्तान की सेपरेशन हुई बांग्लादेश से और वो एक अलग स्टेट बनी, उसके फ़ौरन बाद ही पाकिस्तान ने ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ कर लिए थे। यानी 1973 के बाद 1974 में ताल्लुकात जो हैं बांग्लादेश से बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कार्डियल रिलेशन कायम हो चुके थे। लेकिन उसके बाद वक्त गुज़रा और बहुत अरसा दोनों ममालिक ने एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात के साथ वक्त गुजारा। फिर हमने देखा कि एक एरा ऐसा भी आया कि जब शेख हसीना वाजिद का दौर हुकूमत था और पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। उसके असबाब क्या थे, क्यों ख़राब हुए ताल्लुकात, और वहाँ पर जो मौजूद बिहारी कैंपों में मौजूद हैं उनका मुस्तकबिल क्या है, क्या वो पाकिस्तान आ सकते हैं। पाकिस्तान की कमिटमेंट के बावजूद जनरल ज़िया ने एक दफ़ा कमिटमेंट किया, नवाज शरीफ के दौर में कुछ बिहारी गालिबन वापस भी आए थे। उसके बाद मुशर्रफ ने भी कमिटमेंट किया लेकिन उसने फिर डिले कर दिया मामलात को। तो वो लोग आज तक वहीं हैं। तो इनकी तादाद कितनी है इस पर भी बात करेंगे और उनका मुस्तकबिल क्या है इस ताल्लुक़ से भी हम बात करेंगे। और टोटल हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात का एक जायज़ा लें और उसको आज जो उसकी सूरत हाल है उस पर भी बात करें। मेरे साथ गुफ्तगू करेंगे सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। सर, आज का मौजू जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा आपके इल्म में ही है। मुझे बताइए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो ज़ाहिर है कि क़याम अलग अलग टाइम में है, तो और एक बड़ी जंग के बाद बांग्लादेश कायम हुआ, ताल्लुकात फ़ौरन नॉर्मलाइज हो गए उनके क़याम के बाद और आज ख़राब हैं, आज उस नहज पे नहीं है। वजह क्या है? ये बांग्लादेश जो है वो 25 साल तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा। पाकिस्तान जो ईस्ट पाकिस्तान के और बांग्लादेश का जो क़याम है वो स्टूडेंट्स मूवमेंट के नतीजे में आया। और जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के दरमियान लैंग्वेज इश्यूज़ थे और भी बहुत सारे इश्यूज़ थे, डेमोक्रेसी का होना, राइट्स का मसला। हालांकि हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने 1956 के कानून में अपनी 50-50 का जो पैरिटी थी वो भी तस्लीम की कि हम किसी तरह पाकिस्तान के साथ जुड़ के रह सकें, क्योंकि हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो है वो लास्ट चीफ मिनिस्टर थे यूनाइटेड बंगाल के, पाकिस्तान के इमरजेंस से पहले। सो ही वाज वेरी मच अवेयर कि ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश कन्वर्ट होने से क्या नुकसान, क्या फ़ायदे होंगे। लेकिन समहाउ जैसे और बहुत सारे मामलात में पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी नेशन और पाकिस्तानी स्टेट हैज़ फेल्ड इन मैनी एस्पेक्ट्स। और सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि हम अपनी कौम को यूनिफाई करने में कामयाब नहीं हुए। हम अभी तक एक कौम पूरी तरह से बनने में कामयाब नहीं हुए। अभी तक हमारा जो है वो अच्छा, मेरा सवाल ये है तो कि इसमें आपका जो सवाल था कि जी बांग्लादेश में अभी ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ अच्छे हैं, अच्छे नहीं हैं। आज उस नहज पे नहीं है, उतने अच्छे नहीं हैं जितने। देखिए, हसीना वाजिद का जो दौर है वो उससे पहले जो है बांग्लादेश में मिलिट्री रूल रहा है और पाकिस्तान में भी ये वारदात हमेशा से रही है। तो जहाँ तक बांग्लादेश में बांग्लादेश के इमरजेंस के बाद वहाँ जो कंटिन्यूसली मिलिट्री रूल रहा, उस मिलिट्री रूल के ज़माने में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मिलिट्री टू मिलिट्री थे। उनके ये पुराने ही रहे, सब आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते, तो किसी हद तक बेहतर थे। लेकिन एज ए स्टेट आप कहें कि जी कोई रिलेशनशिप बहुत गहरी हो गई थी, वो जो दरारें पड़ गई थी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ये जो भी उसमें थे, वो इशू रिज़ॉल्व कभी भी नहीं हुए। यानी बांग्लादेशीज़ को या ईस्ट पाकिस्तान, फार्मर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को वेस्ट पाकिस्तान की रूलिंग एलिट से जो शिकायतें हैं, मैं अगर अपने सवाल पे दोबारा आ जाऊँ सर, मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, एक बहुत बड़ी जंग हुई पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान
यानी ज़ाहिर है कि फ़ौजें थी, उस वक्त बांग्लादेश नहीं था, उस वक्त वो ईस्ट पाकिस्तान था, उसके बाद वो बांग्लादेश बना। मैं पूछ ये रहा हूँ आपसे कि 1974 में उसके बनने के फ़ौरन बाद ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मल हो गए, पाकिस्तान ने उसको फ़ौरन तस्लीम कर लिया। तो वो क्या वजह थी कि फ़ौरन उसको तस्लीम कर लिया और ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मल थे? क्या असबाब थे उस वक्त? देखिए, जो रिलेशनशिप को वो जो बांग्लादेश को तस्लीम करने का जो वाक़या हुआ था, या वो भी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के नतीजे में हुआ था कि भुट्टो साहब के दौर में, भुट्टो साहब के दौर में। और वो इसलिए भी हुआ था कि भाई ये तो एक रियलिटी थी। और बाद लोग तो तारीख़ में इस तरह से भी आता है कि जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी यही थी कि ईस्ट पाकिस्तान अपना अलग मुल्क बन जाए ताकि हम आज़ाद और हम हमारे ऊपर इकोनॉमिक बर्डन समझते थे ये अपने आप को। तो हमारी जो रूलिंग एलिट है उसका प्रॉब्लम यही है कि वो इश्यूज़ को एड्रेस करने के बजाय, उस इश्यूज़ को चैलेंज के तौर पर लेने के बजाय उसमें ब्लेम गेम में पड़ जाते हैं। ये इसकी वजह से है, ये इसकी वजह से है, इसको ख़त्म कर दो तो मसला ख़त्म हो। भाई उसके वक्त ख़त्म करने से नहीं। तो ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना, तस्लीम हुआ, उसके बाद फिर मिलिट्री रूल आ गया। शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल कर दिया गया फ़ौजी कू के नतीजे में। और वो जो फ़ौजी लोग थे वो एक्स पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स वगैरह थे। तो जनरल ज़िया के दौर में और जनरल ज़ियाउर रहमान के दौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो है वो एक्चुअली मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप थी। और उस वजह से तो जब ये बहुत बुनियादी बात आपने की, मिलिट्री टू मिलिट्री अवाम के दरमियान या पॉलिटिकली नहीं, बहरहाल वो स्टेट रिलेशन तो कहलाएंगे ना। नहीं, वो सही बात है। वो स्टेट क्या है, देखिए वो जब तक लोगों में, अवाम में, लोगों का आपस में, देखो बांग्लादेशी अवाम जो है वो आखिर तक पाकिस्तान के साथ वाबस्ता रहे, यहाँ जो के आके जॉब्स भी करते रहे, आते रहे, जाते रहे। सो एक तरह से एक रिलेशनशिप बहरहाल अवामी लेवल पे किसी न किसी लेवल पे था। मिलिट्री रूल में तो चूँकि मिलिट्री खालिदा ज़िया के ज़माने तक पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खुशगवार थे, को बहुत गहरे ताल्लुकात नहीं थे, क्योंकि वहाँ जो बांग्लादेशी इस्टेब्लिशमेंट है, बाद में जो मुजीबुर रहमान को जिन लोगों ने कत्ल किया था उन लोगों ने पाकिस्तान से रब्ता करके ये कहा कि हम दोबारा आप वो करना चाहते थे। उन्होंने कहा हमारे से बात ही नहीं हुई। भुट्टो साहब वगैरह ने कहा भाई हमसे बात नहीं हुई, क्योंकि भुट्टो साहब जो है वो ये समझते थे कि इस तरह की जो बातें हैं ये सही नहीं है। एनीवे, तो खालिदा ज़िया के बाद हसीना वाजिद जो आई हैं वो भी एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ के नतीजे में पॉलिटिकल कंसेंसस हुआ बांग्लादेश में दो पार्टियों में का, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कमज़ोर होने की वजह से जो हसीना वाजिद हुकूमत में, हसीना वाजिद जो है वो इंडिया के प्रो इंडियन पॉलिसी की सबसे बड़ी मुहर्रिक थी। और उनको पाकिस्तान से और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से ख़ास तौर पर बहुत शिकायतें हैं। मे भी उसमें सही भी होगी, गलत भी होंगी, परसेप्शंस भी हैं, गलत भी है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों की ज़िम्मेदार पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझती थी। और उन्होंने कभी कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि हमारी जो क्रिकेट की टीम्स के साथ भी बांग्लादेश में अगर वो खेलने गए तो हसीना वाजिद ने बहुत ही रूखा और बहुत ही प्रेजुडिस्ड किस्म का रवैया अख्तियार किया। अच्छा, इसमें जो ताल्लुकात की ख़राबी है हम देखते हैं 2012 के बाद कि जब वहाँ पे वार क्राइम के तहत जो वहाँ के जमात इस्लामी के लीडर थे उस वक्त 1971 में उनको फांसियाँ दी गई। तो 2-3 जमात इस्लामी के लीडरों को फांसी दी गई, उसमें गालिबन कोई वहाँ पे इलेक्टेड लोग भी थे। तो जब ये सिलसिला हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज किया गया। तो असल ख़राबी की वजह ये या कुछ और, या इंडियन डिक्टेशन है, आप क्या समझते हैं? देखिए, जो बांग्लादेश की पॉलिसी है वो इंडियन जो एस्टेब्लिशमेंट या जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसकी मरहून मिन्नत थी हमेशा से, और वो उनके करीब रहे बहुत। और इवन जो वो जो आप बात कर रहे हैं कि भाई जमात इस्लामी, देखिए वो जमात इस्लामी को तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमेशा अपना बच्चा समझती है, और वो रहे भी और हैं भी, उनके कहने पे ऐसा करते हैं।
देखिए, जब मिलिटेंसी में आप जमात इस्लामी इस मुल्क में हमेशा याद रखी जाएगी मिलिटेंसी की बुनियाद रखने वाली जमात के तौर पर, क्योंकि इन्होंने जो बांग्लादेश बनने के दौरान पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के से उन्होंने जो फौजी वो किया, तो उसमें काफ़ी ज़्यादतियाँ भी हुई होंगी। कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन तो हुई नहीं, कोई इंटरनेशनल वो तो हुआ नहीं। अब वो ब्लैंक गेम है, वो कहते हैं इतने मार दिए, उन्होंने कहा इतने मार दिए, जमात इस्लामी वाले इसमें है तो सर इशू, ब्लेम गेम नहीं, तो ग्राउंड रियलिटीज़ भी है ना बहुत सारी चीज़ों में। अच्छा, ये बता दीजिए आप कि ताल्लुकात ख़राब हुए, एक तो रीज़न एक उसका ये था कि उनको फांसियाँ दी गई जमात इस्लामी के लोगों को, और यहाँ की असम्बली ने करारदाद मंजूर की जिसके ऊपर वहाँ पे हाई कमीशन को बुला के उन्होंने सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया अपना, और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान बांग्लादेश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है। अच्छा, दूसरा रीज़न ये था कि पाकिस्तान कोई वहाँ पे मुजाहिदीन की फंडिंग कर रहा था, जिसके ऊपर वहाँ पे वजारत ख़ारजा में वहाँ के लोगों को ब्लेम किया गया कि खातून भी इसमें इन्वॉल्व थी। ये क्या रीज़न था सर, वो बताइए। देखिए, पाकिस्तान में जो मिलिटेंसी वाला आंसर है, ख़ास तौर पर जो रिलीजियस मिलिटेंसी है, तो उसके रिफ्लेक्शन तो हुए हैं। अब मुझे ये इसका कंक्रीट एविडेंस ने मौजूद नहीं है कि जी पाकिस्तान उस मिलिटेंसी जो बांग्लादेश में हो रही थी या इमर्ज हो रही थी इन व्यू ऑफ अफगानिस्तान और इन व्यू ऑफ द ओवरऑल राइजिंग ऑफ मिलिटेंसी मुस्लिम वर्ल्ड में या अरब वर्ल्ड में, और वो ओसामा बिन लादेन ये जो 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 इमर्ज हुए अखवान मुस्लिम, ये बहुत सारी मुस्लिम सो कॉल्ड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो है मिलिटेंसी की तरफ आई हैं, वो बांग्लादेश भी उसका हिस्सा। अब लेकिन पाकिस्तान को ब्लेम करना आसान तरीन है हिंदुस्तान के लिए ख़ास तौर पर, और फिर बांग्लादेश को भी ख़ास तौर पर कि उनकी जो गवर्नमेंट थी वो उसकी बगैर किसी एविडेंस के, अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान उसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ होगा, एक्सेप्ट दिस कि हाँ ऑफ कोर्स वो जो पहले लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की या उस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी मिलिट्री की हिमायत किया था, वो लोग तो बहरहाल विक्टिमाइज हुए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी हुई, उनकी सज़ाएँ भी दी, और वो किसने दी? हसीना वाजिद ने दी, उससे पहले किसी ने नहीं दी। उससे पहले जमात इस्लामी खालिदा ज़िया के साथ पॉलिटिकल स्ट्रगल में उसके साथ इन्वॉल्व थी और उसके साथ वो था। तो इसमें जो हसीना वाजिद का पीरियड है बहुत लंबा पीरियड है, हाँ, तकरीबन 20 साल है, तकरीबन 20 साल। तो 20 साल बहुत लंबा पीरियड है, उसमें बहुत सारे डाइवर्जन्स हुए हैं, और जो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गई है वो भी एक स्टूडेंट मूवमेंट के नतीजे में गई है, और स्टूडेंट मूवमेंट का जो बुनियादी अंसर था वो ये था कि उन्होंने कहा कि शुहदा के वारसों को 25% जो है वो जॉब्स हम देंगे। अब वो शुहदा जो है वो 71 में या जो भी थे वो जो में, तो उनकी कितनी तादाद है वो उसके नतीजे में, वो तो खैर एक अलग डिबेट है। अभी तो हम फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान, और तो उसके नतीजे में बांग्लादेश में एक नई गवर्नमेंट बनी है जो वो जो इकोनॉमिस्ट हैं मोहम्मद यूनुस उसकी सरबराही में। तो ये एक इंटरिम गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन तो अपनी जगह पे हैं और वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये जो गवर्नमेंट आई है इसमें हसीना वाजिद की जो प्रो मोदी पॉलिसीज़ थी उसका रिएक्शन भी है। उसके 2-3 और रीज़न भी हैं कि जो कोलंबो से जो लोग वापस वहाँ गए हैं बांग्लादेशी हिंदुस्तान, तो उन्होंने हिंदुस्तान में उनको रहने नहीं दिया, उनको बांग्लादेश भेज दिया। इवन खुद हिंदुस्तान में जो बांग्लादेशी स्पीकिंग रोहिंग्या के लोग जो हैं, इसके अलावा जो इंडिया में बंगाली स्पीकिंग लोग हैं उनके खिलाफ काफ़ी। अच्छा, इसमें जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देखें इतने ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब हो गए हसीना वाजिद के ही इस दौर में कि यानी 2012 की बात मैं कर रहा हूँ कि बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर दिया। जिस तरह इंडिया की पॉलिसी है कि बड़ी स्ट्रिक्टली वो वीज़ा जारी करते थे, इसी तरीके से
बांग्लादेश ने भी पाकिस्तानियों के साथ वही सलूक करना शुरू कर दिया। हालांकि अगर क्रिकेट को देखें और चीज़ों को देखें तो वहाँ पे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, क्रिकेट में ख़ास तौर से प्रमोट किया और उसको बड़ी मजबूत टीम बनाया और अब वो इंडिपेंडेंट खेलते हैं और बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो पूछ मैं आपसे ये रहा हूँ कि इतने ताल्लुकात ख़राब होने की वजह क्या सिर्फ इंडियन डिक्टेशन है या बांग्लादेशियों की पाकिस्तान से नफरत है? नहीं, देखो ना, बांग्लादेश की अगर आप, मैं 1995-96 में बांग्लादेश गया था, मैंने काफ़ी दिन वहाँ गुजारे। मुझे जो देखने में मिला तो बांग्लादेश का आम आदमी पाकिस्तानियों से नफ़रत नहीं करता है, और बल्कि हमारे एक रिश्तेदार की शादी हुई थी उस स्टूडेंट्स की बेटी से जो ढाका यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन का सदर था। अच्छा। और वो मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान जो है वो कैद में रहा है। तो उसने कहा कि भाई मैंने एक पंजाबी के बेटे को अपनी बेटी दी है। तो मतलब ही वाज लाइक दैट। तो एस्टेब्लिश पाकिस्तान की रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट से और ख़ास तौर पर मिलिट्री रूल से तो बंगालियों को शिकायत तो है, ये शिकायत अभी भी है, उनकी जो रूलिंग एलीट है उसमें भी मौजूद है, और जो लोग अफेक्टेड थे पॉलिटिकली उस ज़माने में उन लोगों में भी मौजूद है। लेकिन अवाम में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई नफ़रत नहीं देखी मैंने। अच्छा, मौजूदा गवर्नमेंट के आने के बाद, यानी मोहम्मद यूनुस जिसका आपने जिक्र किया, वो चीफ़ एडवाइज़र हैं वो, और वो ही सारे मामला को देख रहे हैं, उनके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान के ताल्लुकात थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे भी आके उन्होंने एक हद तक तो शुरू में तो कुछ बेहतरी के आसार नज़र आए, लेकिन फिर उन्होंने कह दिया जब तक पाकिस्तान माफ़ी नहीं मांगेगा वही 1971 वाले इशू के ऊपर, तब तक पाकिस्तान से ताल्लुकात उस तरह बहाल नहीं हो सकते। ये क्या है बताइए? देखिए, अब तो हसीना वाजिद नहीं, हसीना वाजिद की बात नहीं है। देखिए, इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश पाकिस्तान की स्टेट और रूल के, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के और स्टेट अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ बगावत थी। ठीक है जी, उस बगावत के नतीजे में बांग्लादेश पैदा हुआ है। उसमें बहस तो चल रही है कि जी किसकी ज़्यादती थी, लेकिन अल्टीमेट फ़ैसला यही है कि बंगालियों को या बांग्लादेश के शहरियों को, जो पाकिस्तानी शहरी थे, हम उनको बुनियादी हुकूक दे नहीं सके, हम उनको सेटिस्फाई नहीं कर सके। इसके बावजूद दे रिमेन विद अस फॉर 25 ईयर्स। फिर 25 ईयर्स के बाद अलग हो गए। बट ये जो बात आप कह रहे हैं कि जी माफ़ी मांगे, मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने एज ए स्टेट, एज ए कम्युनिटी, एज ए नेशन हमने उनके साथ ज़्यादती की है। इसको मतलब आप समझते हैं उनका मुतालबा जायज़ है? मैं जायज़ नाजायज़ का फैसला तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर अगर मेरे इख्तियार में हो, देखिए पाकिस्तान के पास देने को कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से मुतालबे करे कि एसेट के तकसीम में, जो आज तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एसेट के तकसीम का मसला हल नहीं हो सका, तो अभी ये बांग्लादेश की मौजूदगी में कोई और मसले खड़े होंगे, तो बहुत सारे मसले हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं, जो खड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान के पास देने को कुछ नहीं है। पाकिस्तान इकोनॉमिकली खुद एक कमज़ोर मुल्क है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का शिकार है। आप ये कह रहे हैं कि देने को कुछ नहीं है, कम से कम माफ़ी मांग के मामला को नहीं। लेकिन अगर रिलेशनशिप को आप किसी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ले जाना चाहते हैं, बांग्लादेश एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, एक इम्पॉर्टेंट मुस्लिम कंट्री है, सो कॉल्ड, जो इस्लाम वगैरह तो जो भी है आपको तो पता ही है जो भी है, तो लेकिन सो कॉल्ड मुस्लिम नेशन तो है ना। और अब उसमें जो इस वक्त जो प्रॉब्लम है, जो बांग्लादेश में और हिंदुस्तान के दरमियान जो प्रॉब्लम है हसीना वाजिद के जाने के बाद, वो एंटी हिंदू मूवमेंट है जो बांग्लादेश में बहुत तेज़ी से फैली है, क्योंकि हिंदुओं का या उनकी कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस हसीना वाजिद के दौर में रहा है और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा अब एंटी हिंदू या एंटी भारत मूवमेंट है वहाँ पर? मूवमेंट है, बट वो कितना चलेगी नहीं पता। मेरे ख्याल से बांग्लादेश को ये करना चाहिए कि जो देखे ना, जो इंडिया की तरफ से ये जो एलिगेशन लगाया जा रहा है कि इस मूवमेंट के पीछे या ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान को तो बिल्कुल नहीं पीछे होना चाहिए भाई। देखिए, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान को किसी सूरत में
किसी दुनिया के मुल्क में किसी उनके इंटरनल प्रॉब्लम में जाके, ये जो आप बोल रहे हैं ना जमात इस्लामी के लोग, जमात इस्लामी के लोग बांग्लादेश के सिटीजन हैं। अगर जुर्म किया उन्होंने तो बांग्लादेशी कानून के तहत किया होगा। ठीक है। उनका फेयर है ना फेयर है वो तो एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, दूसरे इदारे हैं दुनिया में ह्यूमन राइट्स के हैं। खुद आप अपने मुल्क में अपने लोगों को तो ह्यूमन राइट देते नहीं हो, आप दूसरे मुल्कों में ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हो, तो कौन आपकी बात सुनेगा कौन? पहली बात तो ये। दूसरी बात आप समझ लीजिए कि आप दूसरे मुल्कों में इसको कार्डिनल प्रिंसिपल जब तक नहीं बनाएंगे कि भाई हम दूसरे मुल्कों के मामले में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करेंगे किसी सूरत में, तो फिर ही जाके। अच्छा, आखिरी बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि एक तवील अरसा हो गया, तकरीबन 55 साल हो गए वहाँ पे वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जंग लड़ी, बिहारी कहलाते थे वो, और आज भी वो उसी तरीके से कैंपों में हैं। कुछ लोग बाहर हैं। तकरीबन 3.5 लाख उस वक्त तादाद बताई जाती थी, 3 से 3.5 लाख के दरमियान। अब वो बढ़ के ज़ाहिर है 7 लाख 10 लाख हो गई होगी। उस पर बहुत सारे लोग इस दुनिया से कूच भी कर गए, हज़ारों की तादाद में होंगे वो लोग, इसलिए कि उस वक्त उन लोगों की उम्रें अगर 25 साल भी लगाए जाएँ तो 50-55 साल उसमें ऐड कीजिए तो कितना उनकी उम्र बन जाती है। तो उस हिसाब से तो ज़ाहिर है दुनिया से चले भी गए होंगे बहुत सारे लोग, ये ख्वाहिश लिए कि हम पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, उधर बांग्लादेश एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। ये यूँ नहीं है। उन्होंने वो लोग हैं, देखिए एक अब जैसे जमात इस्लामी है ना, इसी तरह वो जो बिहारी लोग हैं वो भी हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या जो भी हम लोग थे उस वक्त, उनके प्रॉक्सिस थे। जमात इस्लामी के भी थे और एस्टेब्लिशमेंट के भी थे, लेकिन इन दोनों ने अब हाथ उठा लिया उसके ऊपर। जमात इस्लामी उनके फेवर में कोई बात करती है, बस ये मतलब मीडिया कंजम्पशन के लिए करते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट तो बिल्कुल चाहती ही नहीं कि वो यहाँ हैं। तो ये जुल्म नहीं है? नहीं, जुल्म किस तरह से? देखिए बांग्लादेश में जिन लोगों ने आप बांग्लादेशी शहरी होने की हैसियत से उनके नज़रियात मुख्तलिफ थे, या उन्होंने जो भी बांग्लादेश के नज़रिए के हामी नहीं थे या हामी थे पाकिस्तान में। मैं उस एंगल पे बात ही नहीं बात दूसरी नहीं, आप जिस एंगल पे बात कर रहे हैं वो आ गई बात आपकी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जंग लड़ी, वो लोग जिन्होंने जमात इस्लामी के कहने पे अपने ही मुल्क के खिलाफ जंग लड़ी, आज अगर वो बेयारो मददगार वहाँ पड़े और पाकिस्तान आना चाहते हैं तो किसकी जिम्मेदारी? क्या उनके साथ जुल्म नहीं है पाकिस्तानी होने के नाते? उन्होंने 2 दफ़ा पाकिस्तान की जंग लड़ी है। एक दफ़ा सर मेरा सवाल अगर इस्टेब्लिश हो जाए, एक दफ़ा पाकिस्तान बनाते वक्त बिहारियों ने पाकिस्तान के लिए जंग लड़ी, दूसरा पाकिस्तान बचाते वक्त उन्होंने पाकिस्तान के लिए जंग लड़ी, तो क्या उनको बचाना नहीं चाहिए? क्या उनके साथ आप नहीं समझते कि उनके साथ जुल्म हो रहा है? देखिए मेरा व्यू इसमें थोड़ा मुख्तलिफ है। एक तो ये बात है कि जो पाकिस्तान की इमरजेंस है वो किसी जंग के नतीजे में हुई नहीं, किसी जंग के नतीजे। वो एक अलग डिबेट है, उसमें हम बाद में उसमें वो लोग वक्त थोड़ा सा मुख्तसर है ना, इसलिए नहीं ये इम्पोर्टेंट इशू है, ये आपने जो छेड़ा है। बात ये है कि वो जो बिहारी जाके ईस्ट पाकिस्तान के शहरी बन गए, नहीं बने ना वो शहरी, वो तो पाकिस्तानी रहे, आज भी अपने आप को पाकिस्तानी क्लेम करते हैं। ठीक बात है ना, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। अब पाकिस्तान में खुद एथनिक डिवाइड इतना ज़्यादा है कि कोई भी उनको सिंध एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, पंजाब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है ना उनके साथ। नहीं, उनके साथ जुल्म है, देखिए उनके साथ जुल्म है नहीं है, मैं नहीं, वो पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उनको कैसे है भाई, है ना, जब आपके लिए वो जंग लड़ रहे हैं आपके कहने पर, और आज तक अपने आप को पाकिस्तानी क्लेम करते हैं। नहीं, आप जो मर्जी क्लेम करो, बात यह है कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने उनको कहा कि आप शहरी के तौर पर अडॉप्ट करो, अब इधर रहो। वो इसके लिए तैयार नहीं है, वो कहते नहीं हम तो पाकिस्तानी हैं। तो फिर सर ये तो आप मेरी बात को सेकंड कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश में रहना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आए, और बांग्लादेश उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहा उनको। सर ये मैं थोड़ा सा लेट मी करेक्ट यू कि वो बांग्लादेश उनको उस तरह एक्सेप्ट ना कर रहा है, ना उनको नेशनलिटी देने के लिए तैयार है। वो उनको कैंपों में रखना चाहता है, महदूद रखना चाहता है, और महदूद किस्म की उनको एक परमिट, जैसे यहाँ अफगानियों को आप देते हैं ना, इसी तरीके से उन्होंने दिया हुआ है। तो ये जुल्म है, मेरे हिसाब से जुल्म है। और मेरा ख्याल है बिहारियों का रिहेबिलिटेशन एक इशू है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की हुकूमत को अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन एक और बात है, इस बात को समझ लीजिए कि जो बिहारी जो बांग्लादेश में वो हैं, रह रहे हैं,
क्लेम करते हैं पाकिस्तानी और वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो पाकिस्तान उसको आने का अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान खुद बहुत बेइंतहा मुश्किलों एक आप समझे। लेकिन अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, उनका राइट बनता है नहीं, बस इतनी सी बात कर दी है। मैं इस पे उनका राइट नहीं है। देखिए अंग्रेज ने 150 साल हुकूमत की हिंदुस्तान में। सर हुकूमत करना अलग चीज है सर। आप सुनिए, ब्रिटिश सिटीजन थे वो सारे लोग, ब्रिटिश सिटीजन थे, ब्रिटिश आर्मी के लोग थे, ये तो वो सारे इधर वापस हो गए। पाकिस्तान का पहला आर्मी चीफ ही ब्रिटिश था, वो तो एक अलग चैप्टर है, अलग डिबेट है। वो क्लेम करें हम आपका इसमें पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नाज़रीन, ये सारी गुफ्तगू मैं आपके हवाले करता हूँ, आप इसका बेहतर तजिया कर सकते हैं। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।